पाकिस्तान के करतूतों का अंजाम उसे अपने ही देश में भुगतना पड़ रहा है। 1947 के बंटवारे ने हमारे अखंड भारत को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, भारत और पाकिस्तान। और कश्मीर को लेके हमारी लड़ाई तो तब से ही चल रही है। पर पाकिस्तान में इंटरनली भी एक लड़ाई है जो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस से चली आ रही है, बलूचिस्तान की। आज का बलूचिस्तान बंटवारे के वक्त 4 प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था: कलत, खरन, लासबेला और मकरन। अब कलत के अलावा बाकी तीनों जिन्ना की बात मानकर पाकिस्तान में शामिल हो गए थे। पर कलत, जो मीर अहमद या खान ऑफ कलत के अंडर था, उसने इंडिपेंडेंस मांगा और जिन्ना को ही अपना लीगल एडवाइजर बनाकर ब्रिटिशर्स के सामने अपना केस रखा। अब ओरिजिनली ब्रिटिशर्स और जिन्ना दोनों ने इस इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट किया था, पर बाद में हुआ डबल क्रॉस। ब्रिटिश मेमोरेंडम ऑफ 12 सितंबर कलत को एक इंटरनेशनल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता था। वो कोई भी ग्लोबल एक्शन नहीं ले सकता था। पाकिस्तान का बॉर्डर ज्योग्राफी ने नहीं, रिलीजन ने बनाया था। इसीलिए इसे डिफेंड करना उनके लिए ऑलरेडी बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई नेचुरल डिफेंसेस तो थे नहीं। और अगर आप बलूचिस्तान को निकाल दो, जिसकी 1000 किलोमीटर की अरेबियन सी कोस्ट लाइन है, तो पाक एक लैंडलॉक देश बन जाएगा। अब साथ ही बलूचिस्तान नेचुरल रिजर्व्स का भंडार है। बलूचिस्तान में सुई गैस फील्ड है, जो आज पाकिस्तान के 30% घरों और इंडस्ट्रीज को पावर देती है। बलूचिस्तान के एक शहर रेकोदिक में 500 बिलियन डॉलर्स के आसपास के गोल्ड और कॉपर रिजर्व्स हैं। तो नेचुरली पाकिस्तान को हर हाल में बलूचिस्तान तो चाहिए ही था। 1947 में जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान में लाया गया, तो इसे एक धोखे की तरह लिया गया और तुरंत ही पहला कॉन्फ्लिक्ट आया। प्रिंस अब्दुल करीम खलत के खान के भाई ने अफगानिस्तान में रेफ्यूज लिया और वहां से गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दिया। पर ज्यादा सपोर्ट और रिसोर्सेज ना होने की वजह से ये रिवोल्ट बहुत छोटी थी। लेट 1950 तक उसने सरेंडर कर दिया था। 1952 में सुई गैस फील्ड डिस्कवर की गई और वहां प्लांट्स बनने शुरू हो गए। वहां के लोकल्स तब तक कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे। वो बस अपने नेचुरल रिसोर्सेज और बाकी चीजों पर थोड़ी ऑटोनॉमी चाहते थे। पर पाकिस्तान की 1954 में लाई 1 यूनिट स्कीम ने इसका ठीक उल्टा काम किया। इस स्कीम के अंडर पाकिस्तान के स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया और बलूचिस्तान का प्रोविंशियल स्टेटस चला गया। और यहाँ आया दूसरा कॉन्फ्लिक्ट। नवाब नुरोज खान खलत के खान ने 1958 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया और एक आर्म्ड रेबेलियन शुरू किया अपनी ऑटोनॉमी वापस लेने के लिए। शेर मोहम्मद बिजरानी की लीडरशिप के अंडर तीसरा कॉन्फ्लिक्ट आया। इस आर्म्ड रेबेलियन का मेन पर्पस था बलूचिस्तान के गैस प्लांट से आ रहे गैस रेवेन्यू का एक शेयर, 1 यूनिट स्कीम का डिसमिसल और उनके लीडर और बलोच रेबल्स जो जेल में बंद है उनकी रिहाई। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद माहौल ऑलरेडी गर्म था। उस वक्त बलूचिस्तान में डेमोक्रेटिकली चुनकर आई हुई गवर्नमेंट थी। उन्होंने लोकल कंट्रोल के लिए काफ़ी पुश किया। इसके रिस्पॉन्स में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ही डिसमिस कर दिया और एक फुल मिलिट्री क्रैकडाउन ऑर्डर कर दिया 1953 में। इस रिएक्शन ने एक फुल स्केल सिविल वॉर शुरू कर दी। 55,000 बलोची ट्राइब्समैन 80,000 की पाक आर्मी से जा भिड़े। पाक एयरफोर्स ने कई गांव बॉम्ब किए और हजारों बलोच मारे गए। ये वॉर 4 साल चली। रेबल्स की स्ट्रेंथ काफी कम हो गई थी और साथ ही जियाउल हक ने मिलिट्री कू से पावर अपने हाथ में ले ली थी। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। उन्होंने तुरंत मिलिट्री पुल बैक और डिप्लोमेटिक डायलॉग शुरू कर दिया था। इस लड़ाई में 9,000 के करीब बलोच फाइटर्स मारे गए थे और नई जनरेशन में भी पाक गवर्नमेंट के खिलाफ वो नफरत भर गई थी। अर्ली 2000s में पाकिस्तान के सबसे बड़े एलाई चाइना की नजर यहाँ पड़ी। चाइना बलूचिस्तान की अरेबियन कोस्टलाइन को यूज करना चाहता था और इसलिए ग्वादर पोर्ट अनाउंस किया गया। साथ ही अलग एथनिसिटीज जैसे पंजाबीज, पठान्स, पश्तून्स इस एरिया में सेटल होना शुरू हो गए थे। इस बढ़ते माइग्रेशन और बड़े बड़े प्रोजेक्ट से लोकल लोगों को फायदा नहीं मिल रहा था। जो बलूचिस्तान 30% पाक की एनर्जी सप्लाई करता था, उसके लोकेलिटीज लकड़ी जलाकर खाना बना रहे थे। अब 2004 में लोकल रेबल्स ने 3 चाइनीज इंजीनियर्स जो पोर्ट के लिए काम कर रहे थे उन्हें मार गिराया और चाइना की नाराजगी पाक सहन नहीं कर सकता था। इसलिए तुरंत मिलिट्री एक्शन शुरू हो गया। मिलिट्री बेसिस बनाए गए और मिलिट्री असॉल्ट शुरू हुआ। 2006 के मिलिट्री असॉल्ट में नवाब अकबर बुगती मारा गया। इस डेथ से सारे रेबल्स में एक अलग आग लग गई। बुगती बलूचिस्तान की स्ट्रगल का फेस था और बुगती के ऑनर, विल और आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे नए फैक्शन शुरू किए गए, जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA, द बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF और बलोच रिपब्लिकन आर्मी यानी BRA। और एक परमानेंट स्ट्रगल और सिविल वॉर जो अभी तक चल रही है शुरू हो गई। पाकिस्तानी आर्मी ने रिटेलिएशन में इंपॉर्टेंट लीडर्स को किडनैप और एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया।
जिससे पूरे प्रोविंस में स्ट्राइक्स और रायट्स शुरू हो गए। एग्जाइल में रह रहे खान ऑफ खलत ने काउंसिल ऑफ इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान बनाई। सारे सेपरेटिस्ट को एक काम के लिए और यूएन को इंटरवेंशन के लिए फोर्स करने लगे। अब अगले 5 सालों तक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस जारी थे। 2016 में पहली बार अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बलूचिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचार को इंडियन पीएम मोदी ने मेंशन किया था। धीरे धीरे इस रेबेलियन का मोमेंटम बढ़ने लगा। बीएलए ने लग्जरी पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल जो ग्वादर में है, जहां चाइनीज काफी विजिट करते हैं, वहां हमला किया। बीएलए ने पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज जो कराची में था उसे अटैक किया। 2019 में पाकिस्तान के कहने पर यूएसए ने बीएलए को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। बलोची रेबल ग्रुप्स ने चाइनीज टारगेट्स पे अपने अटैक्स काफी बढ़ा दिए थे। बीएलए ने अपनी पहली सुसाइड बॉम्बर के साथ कराची यूनिवर्सिटी में 3 चाइनीज टीचर्स को उड़ा दिया। 2022 में बीएलए ने एक ही दिन में 5 बॉम्ब ब्लास्ट 4 अलग अलग शहरों में कोऑर्डिनेट किए। बीएलए की बढ़ती स्ट्रेंथ और स्पेशली चाइना को टारगेट करने से पाक को बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि चाइना बलूचिस्तान को सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता था। बलोच रेबल्स अब डायरेक्टली पाकिस्तान के फ्रंटियर कोर से भिड़ने लगे थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अब ये रेबल्स कोई लोकल रेबल्स नहीं थे, ये ऑर्गेनाइज्ड, उसके साथ साथ डेडली भी हो गए थे। 2023 में जनरल ड्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ डीजी आईएसपीआर ने इंडिया को ओपनली अक्यूज किया कि हम बलोच रेबल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में पाक ये इमेज क्रिएट करना चाहता था। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के लिए कभी कुछ नहीं किया, उन्हें हमेशा बस एक्सप्लॉइट किया, और पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म ने पूरे विश्व में आतंक मचाया, तो बलोच रेबल्स ने उनकी ही प्लेबुक उन पर ही इस्तेमाल कर दी। अगस्त 2024 में बीएलए और बीआरएएस की अलायंस ने ऑपरेशन हेयर ऑफ, इस सिविल वॉर का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड आर्म्ड कैंपेन अनाउंस किया। लेट 2024 तक पाक के कई सोल्जर्स, गवर्नमेंट मेंबर्स एम्बुश में मारे जा चुके थे। मार्च 2025 में इसी ऑपरेशन के अंडर बलोच रेबल्स ने एक नेशनल ट्रेन को हाईजैक करके 100 से ज्यादा हॉस्टेजेस ले लिए थे। इस इशू को रिजॉल्व कर दिया गया, पर इतने बड़े ऑपरेशन ने पूरे देश को हिला दिया था और बीएलए को नेशनल मीडिया कवरेज मिला था। पर अब पाकिस्तान का अल्टीमेट चैलेंज आ गया था। पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के रिस्पॉन्स में किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का ध्यान भटका दिया था, और इसका पूरा फायदा बलोच रेबल्स ने उठाया। उनके अटैक्स की फ्रीक्वेंसी और स्केल दोनों ही बहुत बढ़ गए थे। बीएलए ने यह क्लेम किया कि इस पीरियड में उन्होंने 51 डिफरेंट लोकेशंस पे 71 अटैक्स किए। पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया जैसे जायंट को टैकल नहीं कर पा रहा था, साथ ही बलोच रेबल्स ने एक दूसरा वॉर फ्रंट ओपन कर दिया था, जिसका डर पाकिस्तान को पहले से था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अटैक्स रैंडम नहीं है, प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड है। बलोच रेबल्स ने स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री कॉन्वॉयज, ट्रांसपोर्ट इंफ्रा, बलूचिस्तान से रॉ मटेरियल बाहर ले जा रहे कॉन्वॉयज को स्पेसिफिकली टारगेट किया है, और उनके अकॉर्डिंग अभी तो वो बस पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे ऑपरेशन हेयर ऑफ 2.0 एक और भी इंटेंसिफाइड वर्जन शुरू किया जाए, और इसकी शुरुआत डिजिटली तो हो गई है। इस पूरे कियोस के वक्त बलोच सेपरेटिस्ट ने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया। अलग अलग एक्टिविस्ट ने सोशल मीडिया के थ्रू अनाउंस किया कि बलूचिस्तान एक सेपरेट सोवरेन नेशन है, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। उन्होंने सारे फ्रेंडली कंट्रीज, स्पेशली इंडिया को कहा कि उन्हें न्यू दिल्ली में एम्बेसी खोलने दी जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो बलूचिस्तान में पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से बचाएं। वो कहते हैं ना, कर्मा इज अ, बाकी तो आप समझदार हो। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को एक एक्सप्लॉइटिंग साइट बना दिया। जगह जगह मिलिट्री चेक पोस्ट, लोकल के लिए कोई फैसिलिटी नहीं, रैंडम किडनैपिंग्स और एग्जीक्यूशंस के साथ पीसफुली भी प्रोटेस्ट करते हैं, जैसा इन्होंने 2023 में किया था। तब पाकिस्तान फोर्सेस ने इन पर टीयर गैसेस छोड़े और ऑर्गेनाइजर्स को अरेस्ट कर लिया था। अब बलोच रेबल्स सही कर रहे हैं गलत मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है, वो जो भी कर रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान से ही सीखा है।